पता नहीं यह कैसे संभव है, लेकिन खबर है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नौजवान संगठन DYSFI ने पूरे देश में गोमांस उत्सव मनाने की बात कही है। ऐसा वह महाराष्ट्र में गोवध पाबंदी के विरोध में करेगी। और तो और खुद मार्क्सवादी पार्टी के पोलित ब्यूरो ने बयान जारी करके कहा है कि महाराष्ट्र में गोवध पाबंदी ड्रैकोनियन कानून है। इससे उन लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है जिनकी खुराक में बीफ आदत है। जाहिर है गोवध और गोमांस निषेध का बवाल बढ़ने वाला है। लेफ्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल और केरल के आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर इसे मुद्दा बनाएंगे। जवाब में भाजपा और संघ भी अपने इस एजेंडे पर आक्रामक बनेंगे। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा और झारखंड में भाजपा सरकार गोवध पाबंदी का कानून ला रही है। ध्यान रहे, हिंदू जनमानस की भावनाओं में और गो संरक्षण के हित में गोवंश हत्या पर पाबंदी की मांग दशकों पुरानी है। इसका इतिहासजन्य तथ्य है कि मुगल काल में भी मुगल शासकों ने गो हत्या पर पाबंदी लगाई हुई थी। आजाद भारत में बहुसंख्यक भावना को ध्यान में रखकर 70 के दशक में साधु संतों ने जो आंदोलन किया था उसकी गूंज लगातार सुनाई देती रही है। संघ परिवार का यह पुराना एजेंडा है। सवाल है यह मसला क्या सियासी रूप धारण कर सकता है? गोवंश हत्या, गो तस्करी को लेकर अधिकांश राज्यों में पहले से ही कानून बने हुए हैं। बावजूद इसके भारत में बीफ की खपत के बढ़ने का आंकड़ा भी है। पशु गणना में गोवंश में गिरावट एक तथ्य है। सवाल है इस बारे में केंद्र सरकार पूरे देश को कवर करने वाला एक समग्र कानून क्यों नहीं बना सकती है? क्या मोदी सरकार को इसकी पहल नहीं करनी चाहिए? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, गो हत्या का मामला क्या अब सियासी तौर पर बहुत गंभीर नहीं होता जा रहा है? क्योंकि सीपीएम के पोलित ब्यूरो ने महाराष्ट्र के इस कानून को लेकर जिस तरह की तल्ख प्रतिक्रिया की है और उसके बदले में भाजपा भी एक तरह से जैसे झारखंड हरियाणा यहाँ सब इस पर पाबंदी लगाने वाली, तो ये सियासी बवाल बड़ा होता हुआ नहीं लगता? देखिए व्यास जी, ये कायदे से तो सियासी मुद्दा नहीं है, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो सियासी दल उसको सियासी मुद्दा बनाए बिना मानते नहीं है। जैसे डेरेक ओब्रायन ने, जो अभी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में एमपी है, उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा बहुत बड़ा तबका है, अल्पसंख्यक की और बहुसंख्यक की बात उठाई। तो वही बात बीजेपी भी कहती है कि अब उनके जो लोग हैं कि अगर एक बड़ा तबका देश का, उनके लिए गाय पूजनीय है और पहले से इस तरह की परंपरा भी नहीं रही है इस देश में, तो गोवध पर अगर प्रतिबंध लगता है तो इसमें क्या बुराई बात है? इसको कम्युनल एंगल से क्यों देखा जाता है? लेकिन वो देखते हैं सियासी दल, वो उसको मुद्दा बनाते हैं, जैसे कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। अगर ये लगा रहे हैं बीजेपी वाले तो वो समझते हैं कि बीजेपी इसको हिंदुओं को खुश करने के लिए लगा रही है। नहीं, उसमें एक ये तर्क है कि महाराष्ट्र में जो ये कानून बना ये बहुत ही ज्यादा सख्त है कि कोई अगर गोमांस रखे हुए भी अगर पाया गया तो वो अपराध माना जाएगा। ये जो सख्त कानून बना उसको लेकर एक ज्यादा बहस हो रही है। नहीं, देखिए व्यास जी, 1976 से महाराष्ट्र में गाय की हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन गोवंश जो बछड़े हैं या दूसरे बैल हैं उन पर प्रतिबंध नहीं था या उनके सेवन पर नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ 5 साल की सजा का प्रावधान किया है, हरियाणा सरकार ने तो 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। तो ये कहना कि महाराष्ट्र का बहुत सख्त है, हरियाणा उसने उससे ज्यादा सख्त कानून बनाया नहीं, लेकिन रखना बीफ कोई अगर पाई जाए तो उसके ऊपर कोई भी क्यों आप रखेंगे व्यास जी? देखिए, एक तो बड़ी आबादी है जो मांसाहारी नहीं है, उनके लिए प्रोटीन का एक बड़ा, सिर्फ भावना नहीं है, उनके लिए प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स दूध है। दूध, घी हमारे देश की कल्चर का हिस्सा रहा है। दूसरा हिस्सा हुआ धार्मिक, कि वो हिंदुओं के लिए गो एक पूजनीय रही है, हमेशा हर पूजन में उसका जिक्र आता है। और तीसरा आर्थिक पहलू भी है। ये मानना कि जो है गो वो एक बोझ हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। कई जगह, कानपुर में गौशाला है, उन्होंने उसके गौमूत्र से दवा बनाई है, गोबर से गोबर गैस वो भी बनता है, खाद भी बनता है। आज पूरी दुनिया में रासायनिक खाद का विरोध हो रहा है, जैविक खाद की बात आ रही है। कहां से लाएंगे आप जैविक खाद जब आपके पास पशु नहीं बचेंगे? तो ये जो खेती आपकी खराब हुई है, ये इसकी बहस बना के, इसको अखिल भारतीय बहस करके पूरी इकोनॉमी के संदर्भ में इस पर विश्लेषण होते हुए इसका एक अखिल भारतीय कानून केंद्र सरकार के स्तर पर क्यों नहीं बन सकता? असल बात, ये दुर्भाग्य की बात है व्यास जी कि कानून तो अखिल भारतीय बनना चाहिए। जैसे आप भूमि अधिग्रहण का अखिल भारतीय कानून बना रहे हैं, ऐसे, क्योंकि खेती की कभी इस देश में चिंता की ही नहीं गई, और गोवंश और पशुधन वो खेती से जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ निर्यात की बात करते हैं, निर्यात से आमदनी हो रही है। अरे निर्यात से आमदनी होती है, अंग्रेजों के राज में भी वो कच्चा माल यहां से भर के ले जाते थे,
तो उससे आमदनी और निर्यात, ये कोई तरीका नहीं है। मेक इन इंडिया की आप बात कर रहे हैं, देश में उत्पादन हो, तो देश से जो हमारा गोवंश है या हमारे जो पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनको आप काट कर निर्यात करेंगे, ये मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन फिर उस सवाल पे कि अपने संविधान में निर्देशन उसके अंदर कहा गया है, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लंबी बहस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात आई थी कि इस पर एक कानून बनना चाहिए, और वो अखिल भारतीय दायरे वाला कानून राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन हमने सब चीजों को रख दिया। देखिए, जब समान नागरिक संहिता की बात आती है, फिर झगड़ा होता है, तो गोवा में समान नागरिक संहिता क्यों लागू है? वो भी इसी देश का हिस्सा है, क्योंकि वहां पहले से लागू थी, तो कोई समस्या नहीं है अगर पहले से कोई कानून लागू आता है। मतलब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला मामला है, राजनीति हर चीज में हम ले आते हैं। नहीं तो उसमें ये फिर एक सवाल है कि संघ परिवार और भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बावजूद केंद्रीय स्तर पर ये क्या संभव नहीं है, ये कानून बन सकता है? देखिए, कायदे से तो व्यास जी केंद्रीय स्तर पर ही बनना चाहिए, और बीजेपी के तमाम नेता जगह जगह जाके इस तरह की प्रतिबद्धताएं पहले जताते रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे। केंद्र में तो वो बना नहीं पा रहे हैं, तो राज्य स्तर पर अगर शुरू हुआ तो उसी की विरोध हो रहा है। 29 राज्यों में से सिर्फ 5 राज्यों में बैन नहीं है, जिनमें बिहार है, बंगाल है, केरल है, नागालैंड है और एक मेघालय है। बाकी सारे राज्यों में देश में ऑलरेडी प्रतिबंध है। प्रतिबंध है तो वो प्रतिबंध दिखावटी प्रतिबंध क्यों हो? नहीं तो अगर प्रतिबंध है तो फिर ये तर्क कैसे है कि भाई लोगों की, बहुत बड़ी आबादी के लोगों के खाने की एक ये अनिवार्य आदत सी है, उस पर प्रतिबंध, उसकी एक अधिकार, उसकी जो स्वतंत्रता है वो उस पर। व्यास जी, एक मिथ है, क्योंकि इसको वो फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मुद्दा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि मुगल काल में भी इस पर, गाय पर उन्होंने बैन रखा था, अकबर के समय में भी, और वो ये कहते थे कि मुसलमान लोग आमतौर पर गौ का मीट नहीं खाते हैं, वो भैंस खाएंगे या चाहे मटन खाएंगे चाहे चिकन खाएंगे, उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। लेकिन इसको बाद में ब्रिटिश पीरियड में ज्यादा किया गया, और उसके कारण चूंकि हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद भी उसके कारण बहुत हुए। ये सब अंग्रेजी राज की देन हुई, और आज भी हम उसी तर्ज पर चल रहे हैं। तो ये सरासर सांप्रदायिक, इसको ध्रुवीकरण करना, दूसरे लोगों को उकसाना, उनसे लाभ लेना, बजाय न इकोनॉमी की चिंता है। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये लगता है कि ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, सियासी मुद्दा बना है, जिससे फिर केंद्रीय स्तर पर एक कानून की जरूरत हो जाए, या खुद बीजेपी भी फिर इसको अमल करवाए उधर? देखिए, मुद्दा तो बनाने की कोशिश हो रही है व्यास जी। जैसे अगर वहां की बिहार की सरकार ने, अपने महाराष्ट्र की सरकार ने किया, महाराष्ट्र में 20 साल के बाद हरियाणा ने किया, अब हो सकता है झारखंड की सरकार भी करे, और बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं हो सकता है वो करें। तो फिर दूसरे राज्यों की, जैसे तृणमूल कांग्रेस को इसमें परेशानी है, वेस्ट बंगाल में, केरल में परेशानी है, वो परेशानी उनकी ये ज्यादा है कि बीजेपी चूंकि इसको छेड़ रही है मुद्दे को, इसलिए परेशानी ज्यादा है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के स्तर पर देश के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए कानून बनना चाहिए, जो ये नहीं बना रहे हैं। नहीं, उसमें फिर अनिल जी कि सीपीएम ने के पॉलिट ब्यूरो ने जो स्टैंड लिया है, या उसके नौजवान संगठन ने जो स्टैंड लिया है, वो क्या ये नहीं लगता है कि इससे ये इस इश्यू के ऊपर बिल्कुल टकराव वाली एक आक्रामकता के साथ में? मुझे लगता है व्यास जी, जैसे कांग्रेस ने अभी राहुल गांधी का नया मुद्दा बनाया, जब आप अपनी जड़ें खो देते हैं, जनाधार खो देते हैं, तब आप मुद्दों की तलाश में रहते हैं। तो सीपीएम भी मुझे लगता है छटपटा रही है। सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो ने ये दिया, तो इसका मतलब वो इसको इतना गंभीर मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इस तरह की बात नहीं है। तो कहीं एक रूटीन का एक कानून की भावना चाहिए। आप दूसरे नजरिए से भी देखिए, खाली इसका सवाल नहीं है कि बीफ और इसका सवाल, आप औसत देखिए, देश में पशुधन व्यास जी घट रहा है। ये सरकार जो भी आंकड़े पेश करती है गलत है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। आप गांव में जाके देखिए, पहले हर घर में मवेशी होता था, दूध होता था, प्रकृति असली दूध था, साफ सुथरा। आज सरकार संसद में बहस करती है, सिंथेटिक दूध है, मिलावटी दूध है, मिलावटी घी है, उसके खाने से कैंसर हो रहा है। तो ये सारी जो हम अपने लोभ लालच में अंधे होकर के उसको तो निर्यात कर रहे हैं। आर्थिकी के हिसाब से, समाज के हिसाब से इसकी जरूरत के अलग तर्क है, जिस पर भी बहस होनी चाहिए। जी देखिए, हमारे यहाँ इस देश की जो नस्ल है गौ की, वो समाप्त हो चुकी हैं। गिर नस्ल गुजरात की, आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में थार पारकर एक नस्ल थी, ये गाय आज हमारे देश में है नहीं। और आप ब्राजील जाइए, गिर नस्ल की गुजरात से जो ब्राजील में नस्ल गई थी, वो 20-20 लीटर दूध देती है गाय। उन्होंने इतना उन्नत किया। ये ब्राजील जैसे हमारे देश में गोवंश के संवर्धन पर, प्रोत्साहन पर, उस पर पोषण पर कोई काम नहीं किया गया। देश में सुअर के ऊपर इंस्टीट्यूट है, भैंस के ऊपर इंस्टीट्यूट है, बकरी के ऊपर इंस्टीट्यूट है, मछली, गाय के ऊपर, गोवंश के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर का कृषि संस्थान नहीं है कहीं भी पूरे देश में। आप आश्चर्य करेंगे इस बात पे। गो हमारी माता है, गो को हम पूजते हैं। देश में इतनी सरकारें नहीं, किसी ने गो के रिसर्च के लिए। यही तो है कि जो इस तरह की आंदोलन या जो इस तरह के इश्यू के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इस तरह की जागरूकता पैदा करने में भी तो असमर्थ है। इसमें थोड़ा बहुत काम जो है, जो पहले से देखिए, अपने जो विश्व आर्य समाज ने इस पर काफी काम किया। महर्षि दयानंद जी ने कितना
रखना और ये हमारे प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। मुझे लगता है इसको सांप्रदायिक रंग देना ही नहीं चाहिए। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत